हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जितना भी स्टेट पीसीएस में यानी ये बीपीएससी का है, तो स्टेट पीसीएस में जितना भी क्वेश्चन रिपीट होते रहता है तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो कृपया चैनल पर बने रहिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और हम इसमें सुधार करके लाएंगे यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो। और एक बात और कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो टॉपिक है हमने कहाँ से लिया है, तो ये जो बुक होता है पूर्वावलोकन का, बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो बुक है वहीं से हम ये टॉपिक लाए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर न करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारतीय इतिहास है और इस टॉपिक में हम करेंगे, आज के टॉपिक में प्राचीन भारत का इतिहास का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है तो वो सारे हम एक एक करके देख लेंगे और डिटेल इसका पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप डिटेल पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं पशुपालन एवं कृषि के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आगे आपको लगेगा कि हाँ, तो दोस्तों, जैसा हमने आपसे कहा कि यदि आपको लगेगा डिटेल के बारे में जानकारी लेने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके ये आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटेल पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, तो दिक्कत क्या है, आप पॉज करके वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग होता था मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो क्या कह रहा है? तो देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक जो काल होता है उसी में सिंधु सभ्यता का पीरियड आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 39th बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ए में है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी में है प्रथम असली मेहराब, सी में है पूजा स्थल, डी में है कला और वास्तुकला। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत ही इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये रहा 6 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा का बंदरगाह जो होगा वो लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो 7 नंबर का, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए, अभी हमने बताया गुजरात में, तो वो लोथल ही है जो कि गुजरात में है। कालीबंगा है, यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, जो कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनवाली से। ठीक है, बनवाली कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? यानी 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, और धौलावीरा भी गुजरात में है। धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल भी चुना गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो 10th नंबर का कह रहा है, और क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे दिया है, तो आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ये भी संबंधित है, के.एन. दीक्षित ये भी संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो देखिए आगे दिया है यहाँ पर M.S. वत्स, तो ये भी संबंधित है। और देखिए डी में दिया V.A. स्मिथ, तो V.A. स्मिथ संबंधित ये नहीं थे। ठीक है, ये नॉट रिलेटेड। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिटेल आप पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, कह रहा है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, यानी बोगाज कोई का जो बोगाज कोई है इसका महत्व किस लिए है। बोगाज कोई को एशिया माइनर भी कहा जाता है, तो इसका महत्व किस लिए है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए में दिया है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही ये जवाब है। तो आगे देखिए मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। सी में दिया है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई है, तो मूल ग्रंथ की रचना तो यहीं नहीं हुई थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बोगाज कोई का महत्व किस लिए है। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगाज कोई से एशिया माइनर से, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो 10 राजाओं और सुदास और 10 राजा के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो हुआ था रावी नदी के किनारे, और रावी नदी का ही नाम है पुरुषनी नदी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुदास और 10 जन के बीच युद्ध हुआ था, 10 जन यानी 10 राजा थे वो। ठीक है, तो उनके किसके कहाँ पर किस नदी के किनारे हुआ था, तो पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये हो जाएगा 9वां मंडल, यानी 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। और जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और वही बात कर ले 8वां मंडल, तो 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती है उनको खिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल में सोम को समर्पित किया गया है। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो देखिए इंद्र और उनकी हाथी गलत है, उर्वशी एवं स्वर्ग गलत है, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण गलत है, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता तो बिल्कुल सही है। 9वां मंडल में सोम का वर्णन है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, तो विश्वामित्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, कह रहा है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कणाद और उलूक थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया है, उस दर्शन का मतलब नाम दे दिया है। एक योग दिया है, न्याय दिया है। न्याय दर्शन के कौन थे, योग के कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, न्याय के गौतमी बोलश्री थे, सांख्य के कपिल मुनि थे, और वैशेषिक के कणाद और उलूक थे। ठीक है, तो ये वैशेषिक दर्शन ही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है योग दर्शन का प्रतिपादक कौन थे, चाहे संस्थापक कौन थे, तो पतंजलि हो जाएंगे। न्याय के गौतमी बोलश्री, ठीक है, और सांख्य के कपिल मुनि। ठीक है, वैशेषिक कणाद और उलूक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म से संबंधित है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था,
कुंडग्राम में, ठीक है। और ये कुंडग्राम कहाँ है, तो वैशाली में, बिहार के वैशाली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये 42वीं बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी, 53वीं, 55वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन रिपीटेड कर लिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो 18 नंबर का क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों डिटेल में चलेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम केवल क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं। आपको यदि लगेगा कोई प्रॉब्लम तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भगवान महावीर थे उनका जो दामाद था उसका नाम था जमाली, ठीक है। तो उनका दामाद ही उनका प्रथम शिष्य बना, यानी अनुयायी बना। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जमाली, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो ये 14 पूर्व कहलाता है। कौन, 14 पूर्व, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था वो कहाँ दिया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सारनाथ में, ठीक है। और धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो जो पहला उपदेश दिए थे बुद्ध, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और गृह जो त्याग किए थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और वही जो मृत्यु होता है उनका तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया करता है एग्जाम में, तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन दिए थे, जो कि पहला उपदेश था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे उपदेश, ये भी पूछ लिया करता है, तो ध्यान रखिएगा श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा कि महात्मा बुद्ध के पिता और माता का क्या नाम था, ठीक है। चलिए इनका लालन पालन तो इनकी मौसी की थी, तो वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ ये कहाँ हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए, एक मिनट, हाँ दोस्तों देखिए, तो ये 22 नंबर का क्वेश्चन था, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महापरिनिर्वाण यानी उनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका मृत्यु, कुशीनगर में, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, तो ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्या दिया ऑप्शन, जैन धर्म भी दिया होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन, ऑप्शन है जैन धर्म और ईसाई धर्म, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये जो है ये जैन धर्म से है, ठीक है। और जो त्रिरत्न था बौद्ध धर्म संघ, ये किससे रिलेटेड था, बौद्ध धर्म से, ठीक है। और सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का बात कर लेगा तो ये जैन धर्म से, ये ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत डाउट होता है एग्जाम में, तो चलिए हम डाउट क्लियर कराने के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। यानी दोनों का यदि कंपैरिजन किया जाए तो क्या उसमें इक्वल नहीं है, यानी एक समान नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो आत्मदमन, आत्मदमन है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। यानी जो बोध गया में बोधि वृक्ष
जहाँ पर उनको तपस्या कर रहे थे, ज्ञान मिला था। तो वो बोधि वृक्ष अपने किस वंश की है? तृतीय वंश, चतुर्थ वंश, पंचम वर्ष या षष्ठम वर्ष? तो वो जो बोधि वृक्ष था वो अपना वंश का किस पीढ़ी का था? तो 5वीं पीढ़ी का था, ठीक है, यानी पंचम वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? यानी जो बराबर की गुफा थी उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो वो आजीविकों ने किया था, ठीक है। कौन किया था? आजीविकों ने किया था। वो बराबर की गुफा बिहार में ही है, तो वहाँ कौन अपना आश्रय बनाया? तो आजीविकों ने उसको आश्रय के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 28 नंबर का, कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल या मखली गोसाल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यही थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के आपको मालूम होगा कि उदयन था संस्थापक पाटलिपुत्र का, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिंबिसार है जो हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अशोक सम्राट को तो जानबे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। देखिए क्या बोल रहा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी पाटलिपुत्र को राजधानी किसने सबसे पहले बनाया? तो वो उदयन ही बनाया पाटलिपुत्र को राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो देखिए फिर से क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है, तो बार बार रिपीट करते रहता है हर एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो उदयन हो जाएगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 32 नंबर क्वेश्चन देख रही है। तो 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र था वैशाली में स्थापित किया, वो किसने स्थापित किया उसको? तो ये लिच्छवी ने स्थापित किया। किसने? लिच्छवी, ठीक है। चेटक का तो नाम आप सुने होंगे, आपको मालूम ही होगा, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए। लिच्छवी ने पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया, ठीक है, जो कि विश्व का पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह या गिरिब्रिज थी। कौन थी? राजगृह या गिरिब्रिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दें यही क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बिहार SI 17, 12, 23 को रिपीट किया है, ठीक है। रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है ये, ठीक है। 33 नंबर का, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या गिरिब्रिज, ठीक है। और ऑप्शन में भी शायद यही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक या प्राचीन राजधानी का है तो राजगृह या गिरिब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अजातशत्रु किस वंश से रिलेटेड थे? तो उस वंश का नाम था हर्यक वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो वो विलियम जोन्स थे, ठीक है, विलियम जोन्स थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान दिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। डिटेल आप देख सकते हैं पॉज करके, आगे हम क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जो कि अशोक से रिलेटेड है, अशोक, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। देखिए ये UPPCS में भी पूछा है, मेंस में, ठीक है, और 48वीं और 52वीं BPSC में भी प्री में पूछा है 2008 में, ठीक है।
तो क्वेश्चन सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप्ट नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मणी लिपि का उद्वाचन किया, यानी अशोक का अभिलेखों को ब्राह्मणी लिपि में जो था उसको पढ़ा। ठीक है, तो वही चीज़ हम बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो ये इंडिका था। तो ये आपको मालूम ही होगा, इंडिका पुस्तक था जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो देखिए फिर वही क्वेश्चन पलट के रिपीट कर दिया, तो मेगास्थनीज है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये दिया है प्लिनी, तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता है या चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जनक यदि पूछ दे तो मैं ये क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर का, क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो जूनागढ़ अभिलेख है। इसी में जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। ठीक है, और बताइएगा कमेंट में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है, और जो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है वो कौन है? ठीक है, अभिलेख। ठीक है, तो नहीं जानते हैं तो हम बता ही देते हैं। देखिए, तो देवपाड़ा अभिलेख है वो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है, और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग के राजा जो थे खारवेल उनसे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जूनागढ़ हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था? कौन से वो राजा थे? तो देखिए, क्या दशरथ थे, बृहद्रथ थे, खारवेल थे या हुविस्क थे? तो वो कलिंग के राजा खारवेल थे जो हाथी गुम्फा अभिलेख से रिलेटेड है। तो इनका ही झुकाव किसके प्रति था? तो जैन धर्म से ज़्यादा लगाव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो महामेघवान वंश से, चेदी वंश से। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ दिया है, यही क्वेश्चन था ना? हाँ, देखिए, तो सातवाहन वंश और रठ भोजक वंश से। तो राइट आंसर, तो देखिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है चेदी वंश। तो चेदी वंश से तो था कलिंग राज्य जो खारवेल था, लेकिन जो चेदी वंश का वो संस्थापक था उसका महामेघवाधन था। तो इसका ई हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी एक या एक से अधिक राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन है 44 नंबर का, वो कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे? तो हुनों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे जो हुनों को पराजित किए थे। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? यानी गुप्त काल में कौन सी भूमि थी जिसको अपरहत के नाम से जाना जाता था? तो क्या बिना जुती हुई जंगली भूमि, या सिंचित भूमि, या घने जंगल वाली भूमि, या जोती हुई भूमि? तो बिना जुती हुई भूमि को गुप्त काल में
क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, एक मिनट, देखिए चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। तो संयुगन जो था भारत की यात्रा कब किया था? तो ये 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 518 ईस्वी इसको माना जाता है। ठीक है, तो चलिए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच संयुगन ने भारत की यात्रा की। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी है, एग्जैक्ट दे दिया है, चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, वो रेंज में दिया है 515 से 20, लेकिन 518 होगा। ठीक है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 48 नंबर का। क्या कह रहा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा किया था? तो वो होगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का यात्रा किया, जो कि चीनी यात्री था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहण की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहण का जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? क्या अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, इंडिका के मेगास्थनीज हैं। ठीक है, पुराण के रचयिता उग्र सर्वा है, लोमहर्ष उग्र सर्वा उनके पुत्र थे। ठीक है, और देखिए तो राजतरंगिणी है, इसके पुस्तक के लेखक, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक ही कलहण है। ठीक है, अब तरंगिणी मतलब क्या होता है? तरंगिणी मतलब नदी होता है, राज मतलब राजा, यानी राजाओं की नदी इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है राजतरंगिणी में, जो कि कलहण के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर जो शिक्षा का केंद्र है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये बिहार में ही अवस्थित है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, हाँ ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो न्यायदेव था। कौन था? नान्यदेव। ठीक है, न्यायदेव या नान्यदेव इसको बोलिए। तो ये कर्नाट वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन, ये कह रहा है 60वीं और 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछ लिया गया प्रीलिम्स में, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक तो न्यायदेव था, लेकिन अंतिम शासक है तो वो हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, जो कि संस्थापक उसका न्यायदेव था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? यानी कौन सा जो पीरियड था, काल था, जिसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो वो था धर्मशास्त्र के समय। जो धर्मशास्त्र का पीरियड था उसी काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ठीक है, जिसमें 4 वर्ण थे। कौन कौन? तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने 55 नंबर का, इधर होगा। देखिए इसको स्लाइड नीचे लाते हैं। तो ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, और दूसरा जो बौद्ध संगीति था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबाकमी थे, और तीसरे के कालाशोक और चौथा के अशोक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला का महाकश्यप, दूसरा के कौन था? साबाकमी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी ये अध्यक्ष पूछा है, हम शासक बता दिए कालाशोक और अशोक। तो ये महाकश्यप थे, और साबाकमी, तीसरा का मखली गोसाल था अध्यक्ष, और चौथा का वसुमित्र था। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ अध्यक्ष पूछा है, हम अशोक और कालाशोक शासक बता दिए, तो होता है गलती। चलिए
तो उसको सुधारना भी हमारा ही काम है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी पहली बौद्ध संगीति? तो राजगीर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में बताइएगा, सॉरी कमेंट में बताइएगा कि ये जो राजगीर ऑप्शन है तो ये राजगीर में कब हुआ था। ठीक है, ये कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, हाँ अब आपको देखने में सही होगा। तो देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो देखिए सुमेल क्या कीजिएगा, जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था। ठीक है, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? तो प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। ठीक है, और निधन कहाँ हुआ यानी मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। तो देखिए 1 का क्या हो गया? 1 का हो गया जन्म हुआ लुम्बिनी में, तो ये 3 में है, तो 1 का 3 हो गया। ठीक है, फिर 2 यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ये बोध गया 2 में ही है, तो 2 हो जाएगा। फिर 3 में है प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में, सारनाथ 1 में है। ठीक है, निधन कहाँ हुआ? निधन 4 में है, तो ये निधन कुशीनगर, ये भी 4 में। तो देखिए 1 का 3 2 का 2, 1 का 3 2 का 2, ये फर्स्ट में नहीं है, 1 का 2 है, इसमें डी में उपयोग में कोई नहीं। 1 सी में देखिए 1 का 3 है, 2 का 2 है, 3 का 1 है और 4 का 4 है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन कर लिया करता है। तो चलिए इसको अब बड़ा कर लेते हैं, इसको हम छोटा किए ताकि आपको स्पष्ट रूप से ऑप्शन सारा दिखाई दे और क्वेश्चन भी साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध सबको मालूम है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, अब ऑप्शन सुनिए, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ वहाँ ही महाबोधि मंदिर बनवाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो देवता माना जाने लगा, तो किस मतलब राजा के युग में इनको देवता का स्थान मिल गया? तो कनिष्क के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में मान लिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। और कनिष्क जो था ये किस वंश से रिलेटेड था? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ये अपने वंश का प्रतापी राजा भी था। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट में बताइएगा कि किस वंश से रिलेटेड है कनिष्क। ठीक है, तो दोस्तों नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो कनिष्क था ये प्रतापी राजा था। किस वंश का? तो कुषाण वंश का। किस वंश का था? ये कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, और इस कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसेस थे। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 61 नंबर का, कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा पूर्व 6ठी जो शताब्दी था उसमें विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो जो 16 महाजनपद था तो इसका कहाँ पे हमको जानकारी मिलता है? कहाँ से? तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलता है अंगुत्तर निकाय से। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 62 के बाद 63, तो ये रहा 63। ठीक है, और देखिए 62 का आंसर भी दिया होगा इधर। तो देखिए बी में क्या था? अंगुत्तर निकाय, तो वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर 16 का 16 महाजनपद दिया है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा कहाँ किसका राजधानी था, तो ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त युग में हुआ था, यानी गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, जिसको
किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये लागू किया गया, ये किस लिए लागू किया गया? ए में है राजस्व एकत्रित करने के लिए, बी में है सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु, सी में है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, डी में है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती कराने के लिए ही लागू किया गया था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, राजस्व एकत्रित करने के लिए नहीं, जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए इसको भी छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष टाइप का आ गया है। ठीक है, देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर। ठीक है, कथन ए मतलब एग्रीमेंशन हो गया और दूसरा कारण यानी रीजन हो गया जिसको आर से दिया है। तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन क्या कर रहा है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। क्या 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया? तो ये तो सही है, नालंदा विहार का पतन हो गया था 12वीं शताब्दी के अंत तक। कारण कह रहा है महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। महावीर को राजकीय प्रश्रय भी मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ दिया है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों तो सही है, लेकिन क्या इसी के चलते मतलब 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हुआ? तो नहीं, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए बी में दिया है दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी जो रीजन है वो एग्रीमेंशन का यानी कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 67 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्त को भाई को सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया लाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज और यानी राजगिरी भी थी और पाटलिपुत्र भी थी। तो प्रथम जो राजधानी कहेगा तो गिरिब्रिज राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि पाटलिपुत्र भी दिया है तो ये भी राजधानी रह चुका है मगध का, लेकिन प्राचीन कहे या प्रथम कहे तो गिरिब्रिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर स्टार दिया है और यहाँ पर लिख दिया गया, दिए गए विकल्प में दो विकल्प ए और सी सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ए में है पाटलिपुत्र और सी में है गिरिब्रिज। ठीक है, तो यानी कि गिरिब्रिज प्राचीन कहेगा या पहली राजधानी कहेगा तो गिरिब्रिज यानी राजगिरी होगा, और दूसरी राजधानी यदि कहता है तो पाटलिपुत्र होगा। तो ऐसा तो कुछ प्रश्न में नहीं किया गया, केवल कह दिया गया कि मगध की राजधानी कौन सी थी, और दोनों ऑप्शन में है तो दोनों सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए फिर वही क्वेश्चन को कैसे घुमा के गया। तो प्रथम राजधानी कहा है और फर्स्ट ऑप्शन में ही पाटलिपुत्र दिया है, तो जो कि बिल्कुल गलत होगा। वैशाली दिया है तो ये तो होगा ही नहीं। क्या होगा? राजगिरी या गिरिब्रिज। देखिए 69 का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इधर होगा। देखिए सी में दिया है चंपा, सी में दिया है चंपा। ठीक है, डी में दिया है अंग, तो ये भी नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसकी प्रथम राजधानी यानी प्राचीन राजधानी क्या होगा? राजगीर होगा, राजगिरी या गिरिब्रिज होगा, इसलिए ऑप्शन में नहीं है तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के पश्चात जो मगध राजवंश पर शासन किया था वो कौन वंश था? तो मौर्य वंश था। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर का। कह रहा है जिसके ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह ग्रंथ कौन सा है, किनका ग्रंथ है, तो वो है विशाखदत्त का ग्रंथ। ठीक है, विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और उस विशाखदत्त का जो ग्रंथ है यानी किताब है यानी पुस्तक है, उसका नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करता है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त। ध्यान रखिएगा, इसमें किसका विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों यहाँ तो KBC नहीं हो रहा है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको पैसा दिला सकते हैं, आप खुद पैसा ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जॉब लीजिए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, हर टॉपिक पर हम वीडियो लाते ही रहेंगे। तो चलिए, जितना हो सके हम आपको सपोर्ट करेंगे, जितना आपसे हमसे बन पाएगा आपके लिए उतना हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने भाई का भी सपोर्ट करते रहिएगा। बार बार यही कहेंगे कि अंतिम तक वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, यानी मगध का ऐसा कौन सा राजा था जो राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो वो कौन सा राजा है, महापद्मानंद नहीं, तो धनानंद, तो बिल्कुल सही, धनानंद जो था सिकंदर महान का समकालीन था। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। तो देखिए ये कह रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यानी चंद्रगुप्त का महल जो था पाटलिपुत्र में वो किस चीज़ का बना था। ठीक है, तो ईंट का बना था नहीं, पत्थर का बना था नहीं, किस चीज़ का बना था, लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल कहाँ पाटलिपुत्र में जो बना था किस चीज़ का, लकड़ी का, यानी वुड का बना था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का, कह रहा है अष्टप्रधान का गठन किसने किया। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, सिंपल सा सवाल है। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया, तो ये है शिवाजी। ठीक है, कौन है, शिवाजी। ठीक है, चलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर का। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन विजय किसने प्राप्त किया, तो दक्कन पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्राप्त किया। किसने, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 76 नंबर, क्या कह रहा है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यानी कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पर था। तो वो था रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़ शिलालेख कहिए या अभिलेख कहिए, वो रुद्र दामन का था, जूनागढ़ का अभिलेख। इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 हो गया, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, ये रहा 77 नंबर है, देखिए 76, देखिए यहाँ पे दिया है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक, पूरा पढ़ लीजिएगा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसी ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उतना समय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम केवल क्वेश्चन और आंसर कराते जा रहे हैं। डिटेल आप खुद पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो वो श्रीलंका था जो कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान भी सम्मिलित था, बिहार भी और कलिंग भी यानी उड़ीसा भी, लेकिन श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलोन किसका पुराना नाम है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 78 नंबर का। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित किया गया था वो कहाँ, तो वो पाटलिपुत्र में ही आयोजित किया गया था। तो चलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जो क्वेश्चन आपके सामने, तो वो देख लेते हैं 79 नंबर का, क्या कह रहा है। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में जो भाषा प्रयोग की गई थी वो कौन सी भाषा थी, तो वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी
भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो डिटेल होगा वो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ज़्यादा हम डिटेल को कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद इसको कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर हम करा दे रहे हैं। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी प्राचीन भारत की कौन सी ऐसी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी लिपि है? तो वो खरोष्ठी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, क्या कर रहा है? हाँ तो दोस्तों कह रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, यानी अशोक का जो धम्म था उसका मूल संदेश क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है राजा के प्रति वफादारी, बी में है शांति एवं अहिंसा, सी में है बड़ों का सम्मान, और डी में है धार्मिक सहनशीलता। तो और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये 63rd BPSC प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें शांति एवं अहिंसा ये भी राइट है, यानी धम्म का मूल संदेश ये भी क्या क्या कहता है? तो धम्म का मूल संदेश जो है अशोक का कहता है कि शांति एवं अहिंसा भी अपनाना चाहिए, बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए और धार्मिक सहनशीलता भी रखना चाहिए। तो ये तीनों का तीनों सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी और ऑब्लिक दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन ई द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 82 नंबर का, कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो वो कौन सा स्तंभ था? तो भाबरू स्तंभ था, जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट मगध का बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो ये रहा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अपने शिलालेख में अशोक जो जिस नाम से जाने जाते थे वो नाम था प्रियदर्शी। क्या नाम था? प्रियदर्शी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक पॉलिसी पे, यानी पॉलिटिकल पॉलिसी यानी राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए में दिया आर्थिक संबंध, बी में दिया शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी में दिया विदेश नीति, डी में दिया धन संचय, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिल्कुल इसका एक से अधिक हो जाएगा, सारा का सारा तो मतलब राजनीति से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज जो था भारतीय समाज को जो विभाजित किया था कितने पार्ट में? तो 7 पार्ट में। ठीक है, 7 सीरीज में विभाजित कर दिया था। ठीक है, भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, कौन बांटा था? मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 87 नंबर का, कह रहा है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं, अशोक के शिलालेख में नहीं, पुराणों में नहीं, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। बिल्कुल सही, तो राइट आंसर इज द मेगास्थनीज की पुस्तक। कौन सा? तो इंडिका है। इंडिका में मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। इसमें मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो देखिए टेसियस था? नहीं, ये ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, प्लिनी था? नहीं, ये नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। स्टेबो भी नहीं होगा, ये भूगोल से ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और टॉलमी भी। तो देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का जो लेखक था वो अज्ञात था, उसको पता नहीं चल पाया कि कौन था इस बुक को लिखा था। ठीक है, आइए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है
यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने, अनाम यानी एक नाविक था जिसका नाम नहीं पता चल पाया, यानी अज्ञात था, उसी ने लिखा था। इसने भारत में आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन किसमें उपलब्ध है? तो वो इंडिका पुस्तक में, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 90 नंबर का, कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है 91, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? ए में है पुष्यमित सुंग, बी में है मिनांडर, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन था? वो कॉन्फ्यूशियस था। ठीक है, बीमा कॉन्फ्यूशियस। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन 91 का। हाँ, तो देखिए यहाँ पर है, देखिए सी में बीमा कॉन्फ्यूशियस, डी में है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये तो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ये नहीं होगा। बीमा कॉन्फ्यूशियस जो कि कुषाण वंश से संबंधित है, तो यही मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कॉन्फ्यूशियस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, और कुजुर कॉन्फ्यूशियस था जो कुषाण वंश का संस्थापक था, और उसका प्रतापी राजा कौन था? उसका प्रतापी राजा कौन था? कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक है, जो कि चौथी बौद्ध संगीति उसी के समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर का, कह रहा है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गंधार शैली किस समय में फली फूली अपने चरमों पर थी? तो कुषाण के समय में ही कला की गंधार शैली में बहुत तेजी आया। ठीक है, आगे देखिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद जो भारत पर राज किया था वो कौंडव वंश था। कौन था? कौंडव वंश। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़िए। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे। तो ये कलिंग यानी उड़ीसा से जुड़ा है, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख इनसे संबंधित है। ठीक है, चलिए गिरनार के स्तंभ लेख के साथ ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है 95 का, कलिंग राज खारवेल का। तो देखिए बी में दिया है जूनागढ़ स्तंभ लेख, ये भी नहीं होगा। रुद्र दामन का है हाथी गुम्फा लेख, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो क्रमिक पतन नगरों का किस काल में होने लगा। तो गुप्त काल में ही नगरों का क्रमवार पतन होने लगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारतीय के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता था। तो देखिए ए में है कल्याण, बी में है ताम्रलिप्ति, सी में है भनोज, डी में है कैम्बे। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जो ताम्रलिप्त है और कैम्बे है ये सब कहाँ, उत्तर भारतीय में। ठीक है, लेकिन भनोज जो था ये पश्चिमी भारतीय में इसका प्रयोग किया जाता था। तो एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस शासक वंश
ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, यानी अनुदान में दे दिया था ब्राह्मणों को। ठीक है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। यानी कहने का मतलब किस वंश के वो शासक थे जो मंदिर के लिए और ब्राह्मण के लिए, मतलब गांव को ही उनको अनुदान में दे दिया था। ठीक है, तो वो गुप्त वंश के शासक थे। कौन से? गुप्त वंश के। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर का। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी 1/6 थी। कितना? 1/6। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय का जो विकास था, डेवलपमेंट था, इसमें किसका देन अत्यधिक था? तो वो गुप्त का था। ठीक है, गुप्त का था। ठीक है, गुप्त वंश का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 101 नंबर का। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने ही बताया था। चलिए, तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? ठीक है, तो गुप्त काल में औषधि के अपने कार्य के लिए कौन इसमें से जाने जाते थे? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 102 नंबर का। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो ए में सुश्रुत, बी में सौमिला, सी में शूद्रक और डी में सौनक। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ई। लेकिन बीपीएससी जो आयोग है ये ऑप्शन ए को ही सही माना है। ठीक है, इसको सही माना है आयोग, तो आप देख लीजिएगा एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का। कह रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में ही ह्वेनसांग अध्ययन किया था। ठीक है, जो चीन का यात्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो मथुरा था। ठीक है, ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा ही था। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि बाण निवासी था, यानी कवि बाण निवासी था। कहाँ का निवासी था? बाण यानी बाणभट्ट। बाणभट्ट का ही पूरा नाम है बाण का पूरा नाम ही बाणभट्ट। ठीक है, वही है बाणभट्ट। ठीक है, तो कवि बाणभट्ट निवासी थे। कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के थे। ठीक है, देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी हर्षचरित बाणभट्ट लिखे थे, कादम्बरी भी बाणभट्ट लिखे थे और चंडी शतक भी बाणभट्ट की ही रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। चीनी यात्री इतिसंग जो था वो बिहार का भ्रमण कब किया? तो ये इतिसंग जो था ये 671 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन में है 405 है, 635 है, 637 है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर डी। ये कब आया था? 671 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, देखिए फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, इतिसंग, ये सब चीनी यात्री ही थे। ठीक है, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के बारे में दिया है 107 नंबर। फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम की चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 108 नंबर। क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। यानी ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, यानी किससे था? तो प्राचीन काल में बिहार का संपर्क तो जावा और सुमात्रा से, जावा सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में, ठीक है, वहाँ से बिहार का सीधे संपर्क था बिहार के राजाओं का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 109 नंबर, 109 नंबर, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वो कौन सा राजा था स्वर्ण भूमि का? तो वो बालपुत्र देव था, ठीक है। कौन था? बालपुत्र देव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? ए में दिया मुसलमान, बी में कुषाण, सी में सिथियंस, डी में मुगल। तो कौन थे? मुसलमान थे, ठीक है। कौन ध्वस्त किया नालंदा विश्वविद्यालय को? बख्तियार खिलजी किया था, वो मुसलमान ही था, ठीक है। तो चलिए वही मुसलमान ही कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर का क्या कह रहा है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। यानी खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी था? तो चंदेल शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, छतरपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये चंदेल शासक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज द चंदेल शासक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक थे। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? कुमारगुप्त। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का कह रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका नहीं हुआ है? कदम का, चेर का, चोल का, पांड्य का। तो पांड्य का भी हुआ है, चेर का भी हुआ है, चोल का भी हुआ है, लेकिन कदम का नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। ये कदम जो है ये आदिवासी से संबंधित है, जैसे बिरसा मुंडा वगैरह हो गए, तो वहाँ से कदमी मुंडा उनके रिलेटिव का ही नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कहाँ गया? 114, ये इधर होगा। देखिए 115, ठीक है। देखिए संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर संगम युग में क्या था? उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 116। देखिए यहाँ पे पुस्तक दे दिया है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, अभी हमने बताया, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। चलिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो वो चंद्रबरदाई हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक तो चंद्रबरदाई हैं, ठीक है। चलिए अब पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो की रचना की है, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान रखिएगा, तृतीय है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वपन वासव दाता के लेखक कौन थे? यानी स्वपन वासव दाता जो पुस्तक दी उनके लेखक कौन थे? तो भास थे। कौन थे? भास थे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर कह रहा है, कुमार संभवम। कुमार संभवम जो कालिदास की रचना थी, यानी कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? वही कवि का नाम ही पूछ दिया, तो कालिदास होंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकीय की जन्म कथा वर्णित है। किसमें? कुमार संभवम में। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया। पुस्तक का नाम कृतार्जुनियम पुस्तक के लेखक। कृतार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भैरवी। कौन है? भैरवी, ठीक है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या है? मौन है। तो वो क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्ह, ठीक है।
मिलिंद पन्नू के लेखक नागसेन, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्नू। चलिए आगे देख लेते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित के कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय, विजयालय, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 123 हो गया, 124 पे चलिए। 124 क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर क्वेश्चन। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल जो प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, विलेज असेंबली के लिए। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर है। नौसैनिक शक्ति के लिए भी ये जाना जाता था चोल वंश, ठीक है। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 125 नंबर, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वो चोल वंश ही प्रसिद्ध था, ठीक है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। बहुत भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर के यानी 126 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उनके आकर्षक जो द्वार थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्राचीन भारत आपका घटना चक्र जो है पूरा अवलोकन ये समाप्त हुआ, जो कि बीपीएससी का स्पेशल था। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसका आगे का भी हम टॉपिक कराएंगे हर सब्जेक्ट का। ज्योग्राफी हो गया, अभी इसमें भी आधुनिक भारत भी लाएंगे हम, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री भी लाएंगे, तो सारा भी लाएंगे। और जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका भी हम करा देंगे। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।